गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 17 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति का मूल्यांकन। उसकी सारी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए बुक में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्नलिखित सूचनाओं का प्रयोग करते हुए ख्याति का मूल्यांकन करने हेतु भविष्य में कायम रहने वाले लाभ की गणना कीजिए। आपको बोला गया है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने हैं। इन्फॉर्मेशंस क्या क्या दे रखी है, तो आपको ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 से 2016 तक टोटल 7 साल के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। अलग अलग प्रॉफिट गिवन है आप लोगों को। 2010 में जैसे 50,000, 11 में 60,000, 12 में 1,00,000, 13 में 70,000 और साथ में लिख रखा है आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ ₹60,000 ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। क्या किया था आपने 2013 में एक पुरानी मशीन को बेचा, उसमें 60,000 रुपये का आपको लॉस हुआ और उस लॉस को आपने क्या कर दिया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया। जबकि ये कैपिटल नेचर का लॉस होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो चार्ज नहीं होता है। तो ये आपका गलत था, ये एबनॉर्मल लॉस था एक तरीके से। कोई बिजनेस नेचर का लॉस तो था नहीं कि हर साल ऐसा कोई लॉस होता है, बिजनेस का तो था नहीं। ये अलग लॉस था, एबनॉर्मल लॉस की तरह से इसको कह सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो देखिए 60,000 का आपने क्या किया है, लॉस चार्ज किया है। लॉस चार्ज करने का मतलब प्रॉफिट रिड्यूस कर रखे हैं। तो अब हम प्रॉफिट को वापस से ऊपर ले आएंगे, बढ़ा देंगे, इन 60,000 को ऐड कर दे ताकि इन प्रॉफिट्स का जो इफेक्ट आया हुआ है, प्रॉफिट्स पर जो इसका इफेक्ट आया हुआ है वो हट जाएगा। तो हम 60,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसमें, तो सिर्फ 2013 के प्रॉफिट में, क्योंकि उसी में ये चीज़ हो रखी है। फाइन। आगे आपको 14, 15, 16 इन सबके भी प्रॉफिट्स दे रखे हैं। आगे बोल रहे हैं इन लाभों का परिकलन करने में 1,000 रुपये प्रति माह की दर से फैक्ट्री किराया डेबिट किया गया है। बोल रहे हैं इन प्रॉफिट्स के अंदर क्या कर रखा है, फैक्ट्री रेंट डेबिट कर रखा है ₹1,000 पर मंथ के हिसाब से सभी में, ठीक है। लेकिन भविष्य में 3,000 रुपये प्रति माह की दर से किराया चुकाना पड़ेगा। क्या हो रहा है, अभी तक 1,000 रुपये के हिसाब से किराया यानी कि 12,000 रुपये पे कर रहे थे, अब 3,000 रुपये के हिसाब से किराया यानी कि 36,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। 24,000 रुपये का क्या हो गया, इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंडिचर। यही हुआ, भविष्य में होने वाले खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो एफएमपी फाइंड आउट करने के लिए उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अभी तक के प्रॉफिट में हम 12,000 माइनस कर रहे थे, फाइन। पर अब आपको 36,000 का नुकसान होने वाला, नुकसान मीन्स खर्चा होने वाला है। तो 24,000 का आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया। तो हम इसको क्या कर देंगे, अपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे ताकि हम एफएमपी पर पहुंच सके कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आपका रहेगा। भविष्य में लाभ पर कर की दर 30% होगी, जबकि कर की वर्तमान दर लाभ पर 35% है। तो देखिए हमें जो ऊपर गिवन है ना वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। दैट्स वाई करंट ईयर के टैक्स का तो हमें कुछ करना है नहीं। हम एफएमपी पर जब टैक्स लगाते हैं तो मैंने पहले ही कहा था फ्यूचर रेट ऑफ टैक्स लगेगी। देन फ्यूचर रेट ऑफ टैक्स इज 30%। देन हम किस रेट से टैक्स लगाएंगे, हमारे एफएमपी पर 30% से टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आ गई चीज़। तो 35% का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारे जो पहले प्रॉफिट दे रखे ना बिफोर टैक्स है। हाँ, अगर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होते ना तो इस 35 को बेस बना के हम इनको पहले बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करते फिर उसके बाद। लेकिन अभी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस 35 का कोई मतलब नहीं। हमें 30% की रेट से चार्ज करना है, क्योंकि भविष्य में तो कर कितना लगेगा, 30% लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन हमने किया है, सबसे पहले हमने सारे प्रॉफिट्स लिख लिए जो गिवन थे क्वेश्चन के अंदर। फिर हमने एक एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट फॉर एबनॉर्मल लॉस, जो आपकी असाधारण हानि है। कौन सी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। किस ईयर में हुई थी, 2013 में। कितने का लॉस चार्ज किया, 60,000। अब उसको वापस से एड बैक कर दो। तो 2013 के प्रॉफिट में हमने 60,000 एड बैक किया, तो हमारे पास बिजनेस प्रॉफिट्स आ गए ये। जिस बाकी सब में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसमें एडजस्टमेंट था हमारे पास, करेक्टेड बिजनेस प्रॉफिट्स आ गए। अब देखिए प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है या फिर ऊपर नीचे है। तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। तो हम क्या लेंगे, वेटेड एवरेज लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी सिंपल एवरेज लेने के लिए क्लियरली नहीं बोला गया, वेटेड एवरेज के लिए भी नहीं बोला गया। लेकिन जब तक पॉसिबल हो हम वेटेड एवरेज लेते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, वेटेड एवरेज लेंगे। वेटेड एवरेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वेट देना पड़ेगा। हमने सबको प्रॉफिट्स को 1 2 3 4 5 6 7 का वेट दिया, इनके टोटल 28, ये टोटल हमारे काम आएगी एवरेज निकालने में। उसके बाद हमने वेटेड प्रॉफिट्स निकाले, 50,000 इंटू 1, 6,000 इंटू 2, 1 लाख इंटू 3, 130 इंटू 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमने वेटेड प्रॉफिट्स निकाल लिए और टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गए 37,80,000 के। समझ में आई चीज़।
ये निकाल दिया। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट, देन 37,80,000 डिवाइडेड बाय 28, हमारे पास आ गए ₹1,35,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये तो वेटेड एवरेज हुआ। अब हमें क्या करना है, तो हमें एफएमपी पर पहुंचना है। एफएमपी में पहुंचने के लिए हम फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करते हैं, और यहाँ तो एक ही एडजस्टमेंट है फ्यूचर का, और वो कौन सा है, तो फैक्ट्री रेंट आपका बढ़ गया है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन फैक्ट्री रेंट 2000 पर मंथ के हिसाब से बढ़ गया है, कितना हो गया, अब 24,000 का हमारा एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया, लेस किया, ये हमारे पास आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स 1,11,000, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे 30% की रेट पर, 33,300 टैक्स माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, ₹77,700 फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और हमें यही पूछा था, हमें गुडविल फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं बोला, हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1, तो सिंपल सा था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं को उपयोग करके बताइए कि अपेक्षित प्रत्याय दर 15% है, यह कथन सही है या फिर गलत। ये कह रहे हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको, सन्ड्री एसेट्स दे रखी है, करंट लाइबिलिटीज दे रखी है। ओके, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, आपको पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिए हुए 1,02,500। आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है 9 लाख रुपए। आपको प्रोप्राइटर्स एनुअल रिम्यूनरेशन नोट चार्ज टू एनुअल प्रॉफिट, यह आपको दे रखा है 18,000 रुपये का, अच्छी बात है। इसके बाद आपको गुडविल दे रखी है, गुडविल वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपने क्या किया है, गुडविल के सुपर प्रॉफिट के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल फाइंड आउट कर रखी है, और वो गुडविल आपकी आती है 50,000 रुपये। अब आपको यहाँ से क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, अब हमें उल्टे चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एनआरआर निकालते हैं, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, फिर हमारे पास एफएमपी होता है, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं, सुपर प्रॉफिट आता है, फिर गुडविल आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें गुडविल ऑलरेडी गिवन है, और गुडविल के लिए बोला है गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट इंटू 4 है, अधिलाभों की 4 वर्षों के क्रय के आधार पर निकाली हुई है, और गुडविल की वैल्यू दे रखी है 50,000। सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं, लेकिन इंटू 4, देन सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू ₹12,500। उल्टा काम करेंगे, सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारा गुडविल का, हमने इसको फर्स्ट में कर दिया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। फर्स्ट तो ये किया हमने, चलिए सेकेंड, अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है कि एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता है ना हमारे सुपर प्रॉफिट का। देन सुपर प्रॉफिट हमें पता है 12,500 है, एवरेज प्रॉफिट 1,02,500 क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं पता, सिंपल। देन नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा कितना, 1,02,500 में से 12,500 को माइनस कर दो, ₹90,000, सिंपल। अब हमारे पास क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है, 90,000 इज इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख, इंटू एनआरआर नहीं पता, एक्स लिख दो एक बार, अपॉन 100। देन इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 90,000 इंटू 100 अपॉन 9 लाख, 10%. The normal rate of return is equals to 10%. Then the statement is incorrect. हमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, देन वी विल से द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज एनआरआर इज 10%। समझ में आई चीज,
सिंपल सा था, हमें बस फॉर्मूला याद थे, उसके बेस पे हम 1 बाय 1 करते गए। हमें सबसे पहले बोल रहे गुडविल सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर्स परचेज मेथड पे निकाली हुई, तो हमने इस हिसाब से सुपर प्रॉफिट निकाला। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमें बताया एफएमपी और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो हमने किया। हमारे पास यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट्स आए, नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम लिख देंगे लास्ट में द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज NRR इज नॉट 15%, इट्स 10%। सिंपल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मिस्टर नमन ने 3 लाख रुपए अपने व्यवसाय में विनियोजित किए। उसने 3 लाख रुपए की कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, जो कि बहुत लाभप्रद है, ओके। उसके व्यवसाय का वार्षिक लाभ 60,000 रुपये है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो 1 साल का, 60,000 रुपये का, जिसमें 10,000 रुपये वार्षिक की ऐसी रकम सम्मिलित है जो कि उसने आंशिक व्यावसायिक भवन के सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त किए हैं। क्या हुआ है, कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है उसके बिजनेस की किसी प्रॉपर्टी का, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने उसको कंपनसेशन दिया है, 10,000 रुपये पर एनम के हिसाब से कंपनसेशन दे रही है, तो इस 60,000 के प्रॉफिट में वो भी जुड़ा हुआ है 10,000 रुपये। तो ये कंपनसेशन, ये कोई बिजनेस इनकम है क्या, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, असाधारण सी मद है, असाधारण आय है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10,000 को अपने प्रॉफिट में से हटाना है, क्योंकि ये कोई बिजनेस का प्रॉफिट तो है नहीं। तो उसके एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट्स कितने रह जाएंगे, 50,000 के, ठीक है। पूंजी को 5 वर्षों के लिए बैंक में विनियोजित करने पर ब्याज 10% की दर से प्राप्त हो सकता है। क्या बोल रहे हैं, ये NRR की इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप ये बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके ये अपने पैसों को अगर बैंक में इन्वेस्ट करता तो इसको 10% की दर से ब्याज मिल सकता था। दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। तथा मिस्टर नमन अगर अन्यत्र कार्य करें तो वो 7,200 रुपये वार्षिक अर्जित कर सकते हैं। दैट इज फेयर रेम्युनरेशन टू प्रोप्राइटर। यही हुआ ना कि प्रोप्राइटर जो है वो कहीं और अगर काम करता है नमन इस बिज़नेस के अलावा, तो फिर उसको कितना मिल सकता है, 7,200 रुपये पर मंथ मिल सकता है, जबकि अपने ही बिजनेस में काम करने पर उसे पैसा तो मिलेगा नहीं। तो ये क्या होता है, फेयर रेम्युनरेशन टू प्रोप्राइटर। इसको हम क्या करते हैं, अपने FM पे निकालते टाइम पे माइनस करते हैं, तो 7,200 पर एनम दे रखा है, ठीक है। आगे बोल रहे व्यावसायिक जोखिम दर 2%, यानी कि रिस्क रिटर्न रेट, रिस्क लेने के लिए आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 2%। तो ये मानते हुए अधिलाभों के सामान्य प्रत्याय दर पर पूंजीकरण द्वारा, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से आपको क्या करना है, गुडविल फाइंड आउट करनी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए सुपर प्रॉफिट, दूसरा हमें चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट के लिए FMP चाहिए या फिर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है ना वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो होगी तब तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट निकलेंगे तभी तो जाकर सुपर प्रॉफिट निकलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्टली वी विल फाइंड आउट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR is equals to risk free rate of return जो आप बैंक में अगर पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो तो जो आपको पैसा मिल रहा है वो तो रिस्क फ्री रेट, वहाँ कोई रिस्क है नहीं, प्लस रिस्क रिटर्न रेट कि रिस्क लेने की वजह से कितना रिटर्न मिल सकता है। देन 10 + 2 = 12% विल बी NRR। ये आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो आपको 12% तो मिलना ही चाहिए, 10% तो आपको बैंक से ही मिलता है और 2% बिजनेस में रिस्क लेने पर रिटर्न मिलता है। तो मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना हो गया, 12%, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए हम आते हैं हमारे FMP पर या एवरेज प्रॉफिट्स पर। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, कितना दे रखा है कि उनके व्यवसाय का वार्षिक लाभ जो है ना वो 60,000 रुपये। देन हम यहाँ लिखते हैं एनुअल प्रॉफिट कितना है उसके बिजनेस का, ₹60,000। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक कंपनसेशन मिला हुआ है गवर्नमेंट से, वो एड है। तो कंपनसेशन जो मिला है वो कोई आपके बिजनेस इनकम तो है नहीं, तो इस 10,000 को यहाँ से कर दो माइनस। देन उसके बिजनेस प्रॉफिट्स कितने बचेंगे, ये उसके बिजनेस प्रॉफिट्स कितने बचे, ₹50,000 पर एनम के। इसके बाद FMP पर पहुंचना है। अगर कोई फेयर रेम्युनरेशन जैसी इन्फॉर्मेशन हो, टैक्स वगैरह की तो यहाँ कुछ नहीं बता रखा है, ना तो इसे बिफोर टैक्स का है ना कोई टैक्स रेट, तो हम उसमें कोई एडजस्टमेंट तो कर नहीं सकते। एक चीज़ हमें यहाँ दे रखी है फेयर रेम्युनरेशन,
क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर नमन अगर कहीं और काम करे तो 7,200 पर मंथ के हिसाब से उनको पेमेंट मिल सकता है। देन अब हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा 42,800। समझ में आ रही है चीज़? हमने क्या किया, हमने हमारा एफएमपी फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया एफएमपी हमारा 42,800 जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसके बेस पे। अब टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। देखिए हमारे पास एनआरआर तो आ गई है, अब इस एनआरआर के बेस पे क्या हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। देन कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि मिस्टर नमन ने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय करी है? 3 लाख रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय किया, 12% की NRR, तो ये ₹36,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं अब तो सुपर प्रॉफिट निकालने में। फॉर्मूला सिंपल सा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 42,800 माइनस 36,000। समझ में आ रही है चीज़? क्या कर रहे हैं हम लोग? हमने सबसे पहले एनआरआर निकाला, आफ्टर दैट हमने एफएमपी निकाला, उसके बाद हमने हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड की, एनआरआर हम निकाल ही चुके। अब हमने हमारा सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, 6800 का हमारा सुपर प्रॉफिट आया। और फाइनली अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? गुडविल। गुडविल बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। सुपर प्रॉफिट 6800, NRR 12 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी गुडविल 56,667 रुपीज़ की। समझ में आई चीज़? कहीं कोई कुछ भी टिपिकल पॉइंट इसके अंदर नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन को बस अच्छे से पढ़ना है और फिर समझना है कि हमें क्या करना है। मेथड आपको याद है, कंसेप्ट्स आपके अगर क्लियर है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने हमारी गुडविल फाइंड आउट कर ली और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है क्वेश्चन में बुक के अंदर कि हरि के लाभ हानि खातों से निम्नलिखित परिणाम प्रकट हुए। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है 2012 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 2013 में 1,20 का प्रॉफिट, 2014 में 1,80 का प्रॉफिट, 2015 में 10,000 की हानि हुई है और 2016 में 1,20,000 का लाभ हुआ है। ओके, हरि अपने व्यवसाय को 1 जनवरी 2017 को जुगल को बेचने का इरादा रखता है। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखती हुई ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। बिजनेस क्या कर रहा है वो? किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है। आपको पूछा है कि आप गुडविल फाइंड आउट कीजिए। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट बोला है गुडविल का वैल्यूएशन गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। क्या करना है? पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स को बेस बनाना है और उसके आधार पर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी कि 2 years परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यही बोला गया। ओके, वर्ष 2014 में 40,000 रुपये का सट्टे से लाभ हुआ। एक स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट आपका है ऑफ ₹40,000 2014 के अंदर, और वो संबंधित वर्ष के लाभ हानि खाते में क्रेडिट भी किया जा चुका है। ये 40,000 का जो स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट है इसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर चुके हो। देखिए स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट नॉट अ बिजनेस इनकम, तो ऐसी इनकम अगर जोड़ी गई है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बिजनेस प्रॉफिट चाहिए होते हैं। तो हम क्या कर देंगे? इस स्पेक्यूलेटिव इनकम को लेस कर देंगे। किस ईयर से? ईयर 2014 से, जिससे रिलेटेड उससे माइनस करेंगे। ओके, वर्ष 2015 में एक मशीन जो है वो अग्नि से नष्ट हो गई, ठीक है, और उसका 1,20,000 रुपये का टर्मिनल डेप्रिसिएशन, यानी कि जो अंतिम मूल्यह्रास चार्ज होता है ना, उसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जब आपकी एसेट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो उसका जितना भी वैल्यू बचती है ना, उस सबको टर्मिनल डेप्रिसिएशन मान के उस एसेट की वैल्यू को राइट ऑफ किया जाता है। तो आपने वो किया, 1,20,000 रुपये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपने क्या कर रखा है? लॉस चार्ज कर रखा है। दैट मीन्स 2015 में आपने अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर रखा है। तो अब हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, यानी कि 1,20,000 ऐड कर देंगे 2015 के अंदर। फिर आगे बोल रहे हैं जुगल को हरि के व्यवसाय में नियुक्त मैनेजर की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी, जिसको कि 2,000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाता है। अब जो जुगल ले रहे हैं ना, मिस्टर जुगल परचेज कर रहा है बिजनेस, उसको हरि के बिजनेस में ऑलरेडी जो मैनेजर काम कर रखा है उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो ये तो सेविंग इन फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स हो गया।
अब उसके 24,000 रुपये साल के बच जाएंगे, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम एफएमपी निकालेंगे तो इस 24,000 का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जुगल स्वयं अपने व्यापार का निर्देशन करेगा। जो जुगल है वो खुद ही मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। वर्तमान में जुगल एक कंपनी में 3,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम कर रहा है, उस पद से वह त्यागपत्र दे देगा। ये है फेयर रेम्युनरेशन टू प्रोप्राइटर। अब जो जुगल है, पहले मैनेजर काम कर रहा था, अब उस मैनेजर को हटा देंगे और उसकी जगह कौन काम करेगा? खुद जुगल काम करेगा। लेकिन अब मिस्टर जुगल जो है वो पहले से एक कंपनी में कुछ काम कर रहे हैं और वो उसे छोड़ देंगे और उस कंपनी से उसको 3,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिल रही है। दैट मीन्स जुगल का फेयर रेम्युनरेशन कितने का है? 3,000 पर मंथ का। ये है फेयर रेम्युनरेशन टू प्रोप्राइटर। इसको हमें एफएमपी निकालते टाइम पे माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गई चीज़? बस आपको फाइंड आउट करनी है गुडविल। लेकिन सबसे पहले हमें एफएमपी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एफएमपी का 2 ईयर्स परचेज ही हमारा गुडविल है। तो हमने एफएमपी निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए। देखिए हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन, ईयर्स लिख दिए हमने, प्रॉफिट लॉस लिख दिए। अब जो एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं, देखिए सबसे पहला एडजस्टमेंट है 40,000 के स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट का, जो कि 2014 के अंदर ऐड किया हुआ है। यहाँ से लेस कर देंगे स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट कितने का है? तो ये है 40,000 का 2014 में। यहाँ से अब लेस करेंगे, पहले ऐड किया हुआ है। इसके बाद हमें एक चीज़ और दे रखी थी कि 2015 में क्या हुआ कि एक मशीन जो है ना वो अग्नि से नष्ट हो गई और उसका जो सारा का सारा टर्मिनल डेप्रिसिएशन था वो सब आपने कहाँ चार्ज कर लिया? अपने P&L में। तो ये 1,20,000 अब यहाँ ऐड कर दो, क्योंकि टर्मिनल डेप्रिसिएशन कोई बिजनेस लॉस नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है। लेस किया, यही 2 एडजस्टमेंट्स हमें दे रखे थे। अब हमारे पास आ जाएंगे करेक्टेड बिजनेस प्रॉफिट्स। 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स देख लेते हैं। यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। या 180 था, 40 माइनस करेंगे, देन 1,40,000। यहाँ लॉस था ना, इसलिए हमने उसको माइनस में शो कर रखा था। अब इसमें एक बेस जुड़ेंगे तो ये प्रॉफिट कितना हो गया? 1,10,000 और इधर 1,20,000। अब हमें लेना है एवरेज। तो ध्यान दीजिए कि क्या प्रॉफिट्स बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ से बढ़ा लेकिन फिर कम हो गया। दैट मीन्स हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो नहीं ले सकते, हमें सिंपल एवरेज ही लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पाँचों जितने साल है उनकी टोटल कर दो प्रॉफिट्स की और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से। तो 5 साल के जो प्रॉफिट्स है उनको हम ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। सिंपल। तो हमारे पास आ जाएंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे आ रहे हैं, ये हो रही है टोटल 5,90,000, डिवाइड कर दो 5 से। देन ये हमारी वेटेड एवरेज नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,18,000 रुपये। ये तो हमारा क्या आया? एवरेज प्रॉफिट आया। अब इस एवरेज प्रॉफिट से हमें पहुंचना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पर। तो करते हैं, चलिए, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया है हमारा? ₹1,18,000। अब इसमें फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। तो देखिए हमें क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखा है। तो एक तो दे रखा है कि पर्सन है कोई, उसका मैनेजर है, उसकी अब ज़रूरत हमें नहीं है। तो उसकी जब ज़रूरत नहीं है तो उससे रिलेटेड खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐड यहाँ कर देंगे सेविंग्स इन फ्यूचर एक्सपेंडिचर या फ्यूचर सैलरी ऑफ मैनेजर, उसको 2,000 पर मंथ दे रहे हो। दैट मीन्स 24,000 रुपये का आपका क्या हो गया? यहाँ पे सेविंग हो गया। प्रॉफिट अब आपका आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ साथ के साथ लेस करना है फेयर रेम्युनरेशन टू जुगल। उसका 3,000 रुपये पर मंथ का जॉब वो छोड़ के आ रहा है, तो ये 3,000 रुपये पर मंथ उसका फेयर रेम्युनरेशन है। तो ये 36,000 यहाँ से क्या करने पड़ेंगे? लेस करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसका एडजस्टमेंट आप अभी से करके चलिए। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये हमारा एफएमपी, क्योंकि कोई टैक्स या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है ही नहीं। देन ये आ जाएगा हमारे पास 1,06,000 का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालने में अब कहाँ दिक्कत है? गुडविल के लिए तो सिंपल सा आपको बोला गया है, गुडविल इज इक्वल्स टू एफएमपी इंटू 2, देन 1,06,000 इंटू 2। तो ये हमारी गुडविल आ गई 2,12,000। ये हमारा आंसर।
समझ में आई चीज़? तो सिंपल सा था, हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से काम करते जाना है। क्वेश्चन में हमें जिन स्पेकुलेटिव प्रॉफिट या फिर टर्मिनल डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन थी उसका एडजस्टमेंट हमने कर लिया, जिस पर्टिकुलर ईयर में है उसमें एडजस्टमेंट होगा। हमारे पास करेक्टेड बिजनेस प्रॉफिट आता है, एवरेज लेना है, FMP यानी कि फ्यूचर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट आप करो, आपके पास FMP आता है और फिर उसके बाद गुडविल फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर हुई चीज़ें? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आज के लिए इनफ है। आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप एक बार वापस देखिए और खुद से सॉल्व करने की अपनी नोटबुक में कोशिश करें, जिससे आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, प्रैक्टिस बढ़ेगी। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे गुडविल का, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, इन चारों क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।